हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ इस चैनल में 2 से 3 टाइप की जो वीडियोस हैं, सीरीज़ वीडियोस की, वो अपलोड की जाती हैं। एक तो जैसे वीकली करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज़ है, ये संडे संडे आती है। उसके अलावा एक स्पेशल टॉपिक पे एक वीडियो सीरीज़ है, वो आती है वेडनेसडे और थर्सडे को। और कुछ पर्सनल रीज़न से मैं 2-3 वीक से ये जो है स्पेशल टॉपिक वाली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये आने वाले समय में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी अच्छी इन पे वीडियो, मैं स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाने वाला हूँ। तो अपडेटेड रहिए चैनल से, है ना। और ये वीकली करंट अफेयर्स का तो मैं ये वीडियो तो मैं लाता ही लाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी बहुत सारे एग्जाम्स में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। अभी आपको पता होगा कि यूपीएससी का प्री भी आने वो प्री भी है ना। तो और इसके अलावा अभी एसएससी, अभी आपने देखा होगा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह चालू है, तो एग्ज़ाम्स की डेट भी क्लियर होनी शुरू हो गई है। तो अभी अभी क्या था कि एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो है वो कुछ दिनों से जो ट्रेंड चल रहे थे, ट्विटर ट्रेंड, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने एग्ज़ाम्स की डेट भी रिलीज़ कर दी है। तो जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ये चैनल जो है वो वॉच कर सकते हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती है, उनमें हम सारा जितना भी एक हफ्ते के अंदर जो भी करंट होता है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, उसको जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज वीकली करंट अफेयर्स का एपिसोड 19 है और सितंबर 6 2020 की ये वीडियो है। इसमें हम बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ की पॉइंट्स जो हाईलाइटेड न्यूज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम पहले। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की महानिदेशक, ये एक महिला आईएएस जो है वो डायरेक्टर जनरल बनी है। कौन है ये, इनके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन। अभी तक आप देखते थे कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता था, है ना। अभी ये जो है वो सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अब ये रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन नहीं होगा। आप जो बोलते थे कि चेयरमैन के पद को बदल के सीईओ कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 ही आपसे पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है और फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और सामरिक अटल सुरंग ये क्या है और किस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद मेजर ध्यानचंद विद्या पथ, आपको पता होगा कि अभी खेल दिवस हाल ही में मनाया गया था। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन बने थे, वो लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम्स के में आ सकती हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। आज 6 सितंबर है और ये वीकली करंट अफेयर्स एपिसोड 19 है, ठीक है। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ निकल के आती है, रोहतांग दर्रे में बनी राजनीतिक अटल सुरंग का उद्घाटन सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। एक सेकेंड, देखिए, पहली चीज़ तो ये अटल सुरंग, ये मैंने आपको जो आप प्रीवियस वीडियो अगर देख रहे होगे तो उनमें मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की है। दूसरी चीज़ रोहतांग दर्रा, पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आप थोड़े से लो जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक ग्रुप डी, तो वैसे ग्रुप डी का भी जो एग्ज़ाम लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा इस बार, देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है ना। तो पहली बात तो अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो आपको सबसे पहले का आपका जवाब पता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगर अटल सुरंग की बात कर लेते हैं तो अटल सुरंग बहुत पहले से बननी शुरू हो गई थी और इसका सितंबर में जो है वो उद्घाटन किया जाएगा मोदी जी के द्वारा। आप देख सकते हो इस तरह की ये सुरंग है ना। और इससे ये कहाँ तक, पहली चीज़ आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अटल जो सुरंग है वो कहाँ से कहाँ तक का रास्ता जोड़ेगी, तो ये मनाली से लेह तक का, ठीक है, लेह लद्दाख वाला लेह, मनाली से लेह तक का रास्ता को ये जोड़ेगी, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग जो पास है, रोहतांग दर्रा, वहाँ पे ये सुरंग जो है वो निर्माण की गई है। और विश्व की ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग है ये, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि विश्व में जो लंबाई ऊंचाई में सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम क्या है, तो वो अटल सुरंग है। ये जो आप देख सकते हो ये सुरंग है और इसकी ऊंचाई ज़मीन से कितनी है, ज़मीन से 3000 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये ज़मीन पर बनी सबसे लंबी सुरंग है ऊंचाई पर,
ठीक है। और दूसरी चीज़ आपसे अगर पूछ सकता है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब से बनना स्टार्ट हुई थी और फिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जियोलॉजिकल इसका पहले तो बननी तो बहुत ये चीज़ें तो माइंड पे थी कि हाँ बनेगी बनेगी, ये तो बहुत पहले से थी। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जियोलॉजिकल सर्वे इसका कब हुआ था, तो इसका जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था 2004 में, ठीक है। इस सुरंग का मतलब सर्वे हुआ था। और फिर उसके बाद डिज़ाइन पे इसके चर्चा की गई, किस तरह से ब्लूप्रिंट वगैरह होगा, है ना। जैसे आप जाहिर सी बात है अगर आप कोई घर बनाते हो तो उसका डिज़ाइन जो है वो करवाते हो आर्किटेक्चर से। तो इसके डिज़ाइन की बात कब की गई थी, 2006 में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आपको जो है करंट की चीज़ें हैं तो आपको दिमाग में रखनी चाहिए चीज़ें। फिर उसके बाद 2006 में डिज़ाइन पर चर्चा हो गई। फिर टेंडर कब जारी हुआ, टेंडर जारी हुआ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टेंडर जारी होता है। टेंडर की कौन सी कंपनी बनाएगी, कौन सी कंपनी काम करेगी, तो 2007 में इसका टेंडर जारी हुआ था। फिर उसके बाद शिलान्यास, कब शिलान्यास हुआ कि हाँ भाई शुरू हो जाएगा काम, तो 2010 में इसका शिलान्यास हुआ था। कब हुआ था, 2010 में शिलान्यास हुआ था। 2015 में पूरा होना था। इस जो अटल सुरंग है इसको 2015 में पूरा हुआ था होना था, लेकिन फंड की कमी से उस टाइम पे पूरा नहीं हो पाया था। और अब इसका काम जो है वो पूरा हो गया है और सितंबर के एंड में ये जो है वो सितंबर के एंड तक हो सकता है, मे बी अभी होने वाला होगा, है ना। मतलब मे बी सितंबर में ही जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको क्लियर करनी थी, वो फुली आपको ये क्लियर हो गई होंगी, है ना। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, ये मई 2020 में पूरा होने वाला था, ठीक है। और अभी इसका उद्घाटन जो है वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो आहत करने वाली खबर थी, है ना, क्योंकि ये हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया। और ये बहुत अच्छे, आप मान सकते हैं इनको, बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छे राष्ट्रपति भी हुए, ये रक्षा मंत्री भी हुए, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर भी हुए और फाइनेंस मिनिस्टर भी हुए ये। और फिर उसके बाद लास्ट में ये राष्ट्रपति हुए और उसके बाद इनको भारत रत्न भी दिया गया था। आप मेरे को बताएंगे भारत रत्न इनको 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, उन 3 लोगों में ये भी थे। और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में वो तो इन लोग कौन थे। होपफुली मैं आपको लास्ट तक मैं बता दूंगा इस वीडियो के कि कौन था भारत रत्न जिन्हें 3 लोगों को एक साथ मिला था, उनमें ये एक थे, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी हमारे लिए, है ना। और इनसे क्वेश्चन बन सकता है तो आप इनके बारे में भी जान लीजिए। पहली चीज़, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी कौन है राष्ट्रपति, रामनाथ जी कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक में थे, तो 2012 से, एक सेकेंड, 2012 से ये 2017 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। और 2004 से 6 में ये एनडीए गवर्नमेंट में, 2004 से 2006 की गवर्नमेंट में, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनमें ये रक्षा मंत्री थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद 2006 से 9 में 2006 से 2009 में, पहले तो 2004 आप देख लीजिए, 2004 से 6 में ये कौन रहे, ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर। 2006 से 2009 में ये कौन थे, ये एक्सटर्नल अफेयर्स थे, यानी विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी बाहर के जो भी काम काज होते हैं और जो भी बाहर विदेशों से जो वार्ता होती है उनमें ये मंत्री थे, एक्सटर्नल अफेयर्स देखते थे ये। फिर 2009 से 12 में ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, यानी वित्त मंत्री एक तरह से आप बोल सकते हैं। जो आज के डेट पे निर्मला सीतारमण जी हैं वो ये 2009 और 12 में थे। फिर उसके बाद 2012 से 17 में ये 5 साल ये प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं। और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि भारत रत्न उन 3 किन लोगों को दिया गया था। आपको बताना है कि ये भारत रत्न किस डेट, मतलब इनको भारत रत्न कब मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जो पुण्यतिथि थी, जयंती थी एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो उनमें राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिए गए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से खेल रत्न अवार्ड दिए गए थे और किन किन को दिए गए थे। अभी इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। तो ये हॉकी के जादूगर के रूप से जाने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉकी जादूगर कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद थे। इस तरह के क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है, ठीक है। आपके बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। चलिए बात करते हैं। ये देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इनकी जयंती में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। इस बार कितने लोगों को दिए गए थे, 5 लोगों को दिए गए थे। किन किन 5 लोगों को दिए गए थे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। दूसरा अवार्ड
ध्यानचंद अवार्ड, दूसरा जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दूसरा ध्यानचंद अवार्ड, और जो 4 कोचों को दिया जाए, मतलब इस बार 4 कोच को दिया गया था, 4 लोगों को, ठीक है, 4 लोगों को कोच, जो जैसे क्रिकेट के कोच हो गए, फुटबॉल के कोच हो गए जो इंडिया में है ना, तो 4 लोगों को दिया गया था मेजर वो द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया था वो 8 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इन्हीं क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में, तो उनको 8 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट जो अवार्ड है इस दिन दिए गए थे वो अर्जुन अवार्ड। किसने? अर्जुन अवार्ड, ये कितने लोगों को दिए गए? 27 लोगों को दिए गए। ध्यानचंद अवार्ड ये 15 लोगों को, यानी वो जो द्रोणाचार्य अवार्ड था वो 4 लोगों को दिया गया था कोच को, और ध्यानचंद अवार्ड 15 लोगों को दिए गए थे। कितने लोगों को? 15 लोगों को। मौलाना ट्रॉफी कितनी? मौलाना ट्रॉफी किस किस, मतलब ये स्टेट वाइज दी जाती है, तो किस स्टेट को दी गई इस बार? पंजाब को दी गई। कौन सी मौलाना ट्रॉफी? तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड, ये कितने लोगों को मिले? 7 लोगों को मिले। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये कितने लोगों को मिले? 4 लोगों को मिले। तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप ये जो है वो नोट्स बना के रखिए। ये मैं आपको बोल सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि खेल रत्न पुरस्कार में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इन्हीं अवार्ड्स में से। आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिए गए, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचों को दिए जाते हैं, कोच को 4 अवार्ड दिए गए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 8 अवार्ड दिए गए, और अर्जुन अवार्ड 27 लोगों को दिए गए, ध्यानचंद्र अवार्ड 15 लोगों को दिए गए, मौलाना ट्रॉफी पंजाब को दी गई इस बार स्टेट वाइज, तेंजिंग नार्वे अवार्ड 7 लोगों को, और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 4 लोगों को दिए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या हाँ सॉरी, ये चीज़ देख लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर रुपये पिछली राशि से 25 लाख रुपए अधिक, मतलब पहले राशि कम दी जाती थी, इस बार राशि ज़्यादा बढ़ा के दी गई है ना। तो इससे क्या होता है कि खेल को प्रोत्साहन दिया जाता है एक तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाज सुधारक महात्मा अय्यन काली जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये महात्मा अय्यन काली कौन थे, है ना। तो महात्मा अय्यन काली एक समाज सुधारक थे और इनकी इस बार 157वीं जयंती थी। डिलाइट सोशल रिफॉर्मर थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा अय्यन काली किस क्षेत्र में थे, तो ये एक सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। आपसे पूछ सकता है, तो दलित थे ये, ठीक है, दलित सोशल रिफॉर्मर थे। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। केरल में पैदा हुए थे, ठीक है। असम सरकार राज्य के मंगलदोई शहर में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करी गई। कौशल विश्वविद्यालय आप किस तरह से आप सोच सकते हो कि कौशल, इसमें आपको एक तरह से स्किल इंडिया का जो मूवमेंट चल रहा था, उसी स्किल इंडिया के मूवमेंट के दौरान कौशल जो युवा हैं उन लोगों को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उसमें उन लोगों को अलग अलग चीज़ों की जो है वो आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो है वो चालू किया गया था। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, मतलब रमेश पोखरियाल निशंक, ये पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और इनको अभी चेंज करके ये जो HRD जो है वो चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो है वो बदल दी गई है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ, आपको अपडेटेड रहना है बस। विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 का आयोजन 27 से 28 अगस्त 2020 तक नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL द्वारा आयोजित किया गया। आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो आप यहाँ पे बता सकते हो आराम से कि NCPUL किसके द्वारा? NCPUL यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा ये आयोजित किया गया था। उर्दू संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से एक है। ये कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आधिकारिक भाषाओं में से एक है, ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है स्टेट की, ठीक है। चलिए, भारतीय मूल की महिला जासूस नूर इनायत खान लंदन में स्मारक पट्टिका ब्लू प्लेक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अभी क्या है ये, इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी आप देख लीजिए कि ये जो आपको लेडी दिख रही हैं यही है नूर इनायत खान। ये भारतीय मूल की हैं जो कि लंदन ब्रिटेन में इनको जो है वो अच्छे कार्यों के, ये जो आप देख सकते हो स्मारक पट्टिका जो इन्हें दी गई है, ये साहसिक कार्यों के लिए ब्रिटेन के गवर्नमेंट जो है वो प्रदान करती है और इस बार ये भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। ये क्यों दिया गया है इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से जासूस बन के 1933 से 1944 के बीच में फ्रांस में ये काम कर रही थी,
है ना, एक टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये काम कर रही थी और वहाँ से ये फ्रांस की सारी खबरें ब्रिटेन को जो है वो ट्रांसफ़र कर रही थी, वो दे रही थी, जो कि उनके वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। आपने देखी होगी कई मूवीज़ में जो स्पाई एजेंट होते हैं या जो भी जासूस होते हैं वो अपनी कंट्री के लिए दूसरी कंट्री में जाके एज अपनी आइडेंटिटी छुपा के बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, है ना, अपनी देश की मदद करते हैं, और वो एक स्पाई होते हैं। अगर वो पकड़ जाते हैं इन केस तो वो उसके लिए खुद भी चीज़ों को सही करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने काम किया था और ये पकड़ भी गई थी उस दौरान और इन्हें मार भी दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा इन्हें मार भी दिया गया था और ये पकड़ी गई थी। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, नूर इनायत खान। ठीक है, और ये बहुत अच्छा जो है वो इनको एक तरह से इनको हालांकि ये मर गई है लेकिन इनकी जो है वो श्रद्धांजलि में एक तरह से इनको ये अवार्ड दिया गया है ना। और ये ब्लू प्लेग जो पट्टी है और इसको क्या किया, ये एक आप देख रहे हैं इस तरह की है, आप देख रहे होंगे ये इस तरह की है। और इसको क्या किया जाता है कि क्या होता है कि जैसे आप सपोज़ करिए कि कोई भी पर्सन है जिसने इनके तरीके काम किया तो उसके घर के पास या उसके घर के चौराहे पे ये ब्लू पट्टी लगाई जाती है ताकि लोगों को पता चल सके कि इस पर्सन की वजह से हमारे कंट्री को इतना जो है वो ये सारी चीज़ें अच्छाई देखने को मिली और ये हमारी कंट्री के लिए कितना ये जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सन था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं और इनसे जो है वो लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो इनको दिया गया। ठीक है, और भी इनके बारे में चीज़ें बता दें कि इन्हें पहले ही जॉर्ज क्रॉस अवार्ड जो है 1949 को, कब 1949 को इन्हें जो जॉर्ज क्रॉस अवार्ड है ये भी ऐतिहासिक और अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है, इनको मिल गया था। लंदन में ब्लू प्लेज स्कीम के तहत ये अवार्ड इनको मिला है, कौन सा? ब्लू प्लेज पट्टिका वाला। और 1866 से ये स्कीम शुरू हुई थी जिसके तहत ये बांटा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लू प्लेग यानी स्मारक पट्टिका का जो अवार्ड है वो कब दिया जाता था, कब से देना शुरू किया, तो 1866 से मिलना शुरू किया गया था और अब तक 950 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है। कितने लोगों को? 950 लोगों को, सॉरी ये 5 है। ठीक है, 950 लोगों को ये वाला सम्मान जो है वो मिल चुका है। ठीक है, और इसमें 14% जो है वो वुमेन हैं, मतलब औरतें हैं, लेडीज़ हैं। ठीक है, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये बहुत अच्छा जो है वो भारतीय मूल के लिए, मतलब भारतीय लोगों के लिए भी बहुत प्राउड की बात है ना, कि इन्होंने जो है नाम रोशन किया है। चलिए ठीक है, हम इन्हें हमेशा याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है वो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर हैं और ब्रिटेन का ये जो ट्विटर हैंडल है और ये इंग्लिश हेरिटेज के नाम से है और इनका जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है इनको। और उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी इनकी जो है वो चीज़ों को मेंशन किया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में आ रही है हमारे सामने, भारतीय रिलायंस ने देश के सबसे बड़े रिटेल वेंचर फ्यूचर समूह को अधिग्रहण कर लिया, यानी फ्यूचर ग्रुप को। जैसे आप लोग देखते नहीं, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, इसी तरह एक फ्यूचर ग्रुप है। आपको पता होगा फ्यूचर ग्रुप के अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। फ्यूचर ग्रुप यानी बिग बाज़ार का एक जो है वो बिग बाज़ार इसी फ्यूचर ग्रुप के अंदर आता है। तो बिग बाज़ार, आप जाहिर सी बात है बिग बाज़ार भी इन्होंने ख़रीद लिया है। चलिए हम आपको बहुत चीज़ें बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, एक सेकेंड, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार को कहा कि उसकी इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर खुदरा और थोक व्यापारकों किशोर बियानी प्रमोटर्स फ्यूचर ग्रुप से लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग व्यवसाय का अधिग्रहण कर रही, जो कि एक मंदी के आधार के पर बिक्री के आधार पर चिंता का विषय है। 24,713 करोड़ की राशि, ये आपको पता होनी चाहिए कि फ्यूचर ग्रुप कितने में खरीदा गया है, तो 24,713 में ये खरीदा, 13,713 करोड़ में ये खरीदा गया है। और फ्यूचर ग्रुप के जो फाउंडर थे यानी जो इनके मालिक थे, कौन थे वो? बियानी ग्रुप था, बियानी ग्रुप था जो ये सारी चीज़ें देखता था। और अभी इसी के अंदर बिग बाज़ार आता है, तो मतलब अब बिग बाज़ार माना जाएगा कि रिलायंस ग्रुप का है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। यह सौदा उपभोक्ता केंद्रित खुदरा और दूरसंचार कंपनी बनने की दिशा में अपने ऊर्जा व्यवसाय से कंपनी के संक्रमण को दूर करता है। एक अलग प्रेस विज्ञप्ति में FEL ने कहा कि इसकी मंदी की बिक्री में बिग बाज़ार, FBB फूड हॉल, इजी डे, नीलग्रीस, सेंट्रल एंड ब्रांड फैक्ट्री जैसे प्रारूप शामिल होंगे। यानी इस फ्यूचर ग्रुप के अंदर बिग बाज़ार आता था, आपका जो FBB आप देखते होगे, FBB एक एक फैशन ब्रांड था, उसको वो भी इसके अंदर में आता है। और एवरीडे और इसी तरह से ब्रांड फैक्ट्री भी इसके अंदर में आती है। तो मतलब अब ये सारी चीज़ें जो है वो रिलायंस ग्रुप की हो चुकी हैं ऑफिशियली और
ऐसे भी, ठीक है। 24,713 करोड़ में खरीदा गया है। बियानी ग्रुप का फ्यूचर ग्रुप को खरीदा गया है, ठीक है। चलिए और चीज़ें क्लियर कर देते हैं। भारत की पहली समुद्री विमान सेवा गुजरात में शुरू की जाएगी। क्या है ये समुद्री विमान सेवा? आपने देखा होगा कि ये देखिए इस तरह का प्लेन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये इस तरह का प्लेन है जो कि हवा से उड़ते हुए ये डायरेक्ट जो है वो पानी में लैंड हो सकता है। आप देख रहे हो कि पानी में ये जो है वो लैंड हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में बता देते हैं। ये असम में ये शुरू की जाएगी। गुजरात सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत की पहली समुद्री विमान सेवा 31 अक्टूबर से शुरू होनी है और ये 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। पहला सी प्लेन नर्मदा जिले के केवड़िया में साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक किया जाएगा। ये देश में पहली अपनी तरह की पहली सेवा है, यानी ये पहली सेवा है। जैसे आप देखते नहीं हो कि बस हमारे यहाँ चालू हुई है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, या मेट्रो चालू हुई, या बुलेट ट्रेन इन फ्यूचर में चालू होगी तो यहाँ से यहाँ तक होगी, तो उसी तरह ये जो है वो समुद्री हवाई जहाज़ की जो ये सेवा है ये जारी कर दी गई है। कहाँ जारी हुई है? तो असम गवर्नमेंट में, असम राज्य में हुई है। और चीज़ जो है वो गुजरात सरकार में हुई है। और कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो ये नर्मदा जिला के केवड़िए से होकर साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था और ये सारी अभी देख रहे हो आप इसको, मोदी जी इससे उतर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में केरल में वार्षिक फसल उत्सव ओणम मनाया गया। ये बहुत अच्छा त्यौहार अच्छी तरीके से मनाया जाता है और ये 10 दिनों का त्यौहार होता है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये 10 दिन का त्यौहार होता है टोटल, और इसका पहला और आखिरी दिन जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहला दिन जो है इसका अथम 22 अगस्त को था और 10वां दिन 2 सितंबर को आखिरी दिन थिरुओनम होता है, ठीक है। थिरुओनम होता है और इनको जो है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और चीज़ जान लीजिए कि कोला वर्षम कैलेंडर का पहला महीना चिंगम में पहला दिन होता है। मतलब जैसे हम लोगों के में से हिंदू संवत चलता है या अदर जो भी कैलेंडर चलते हैं, उसी तरह केरल में एक चलता है कैलेंडर कोला वर्षम कैलेंडर। उसका पहला महीना चिंगम में पहला महीना जो है वो चिंगम का होता है। मतलब जैसे हम लोगों में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है, उसी टाइप में इनका जो पहला महीना है इस कैलेंडर कोला वर्षम कैलेंडर का, उसको चिंगम नाम से जानते हैं। और उसका पहला दिन जो है वो इस त्यौहार का सेलिब्रेशन से शुरू होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है वो ये त्यौहार है। इसकी मैं डीप में बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर कभी आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा इसके ऊपर, अगर आप लोग बोलते हैं तो, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, आपका बहुत लॉस होता है। जो आप छोड़ के चले जाते हो तो प्लीज़ छोड़ के मत जाना, लास्ट तक देखना है। अगर आपको जो है वो चीज़ों को जल्दी जल्दी देखना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, उससे फास्ट फॉरवर्ड से देखना शुरू करिए, लेकिन लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उत्कर्ष सेवा के लिए वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और भी चीज़ें देख लीजिए। ये कौन है? अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन तो ये खेल मंत्री है किरण रिजिजू, ठीक है। तो ये खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, जिन्होंने इस बार वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो 2020 से सम्मानित किया है, ठीक है। और चीज़ें देख लीजिए इसमें। चलिए वायुसेना की खेल नियंत्रण बोर्ड को अपने संबंधित विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और मजबूत खेल कल्याण उपायों को लागू करने में खिलाड़ियों को मदद करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पुरुष 2020 में सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा देशों में खेलों के विकास में कॉरपोरेट्स और स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्डों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2009 में। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना से संशोधित किया है, ठीक है। चलिए इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसके अंदर 4 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला तो आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूट्रिंग ऑफ बिडिंग एंड यंग टैलेंट, इसमें लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इन 2 लोगों को दिया गया है। इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये पुरस्कार दिया गया है। थर्ड में देख लीजिए, एक सेकेंड, थर्ड में एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, इसमें एयरफोर्स
स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को ये पुरस्कार दिया गया है। फोर्थ जो है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को ये अवार्ड जो है वो दिया गया, पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। क्या है ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 2-3 इनिशिएटिव किए थे। पहला कि जो भी इस स्टेट से यानी यूपी से जो भी फौजी या जो भी आर्म्स फोर्स का जो भी शहीद होता है पर्सन, उसके घर तक एक रोड का निर्माण किया जाएगा और उस रोड का नाम जो है वो शहीद के नाम पर रखा जाएगा। दूसरा इनिशिएटिव क्या था कि जो भी मेधावी छात्र हैं, जो भी यूपी बोर्ड या अलग अलग तरह के बोर्ड्स में जो है वो टॉप करते हैं यूपी बोर्ड वगैरह में, तो उनका क्या है कि उनके जगह का नाम यानी उनके जो भी गांव का नाम होगा, गांव की एक सड़क बनाई जाएगी और सड़क का नाम उन विद्यार्थियों के नाम पर रखा जाएगा। ये अच्छा इनिशिएटिव था। और तीसरी चीज़ अभी इन्होंने नया इनिशिएटिव लिया है कि हॉकी के, मैं आपको पूरी जो है वो न्यूज़ जो है वो रीड करके दिखा देता हूँ कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की विरासत उत्तर प्रदेश के 19 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक सड़कों के रूप में रहेंगी। यानी आपके जो 2 इनिशिएटिव थे, एक टॉपर वाला और एक जो आर्म फोर्स वाला था, उसके अलावा एक नया इनिशिएटिव है कि जो भी खिलाड़ी होगा, है ना, तो उसके घर तक रोड जाएगी और उस खिलाड़ी के नाम पर उस रोड का नाम रखा जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को महान ओलंपियन की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर इस आशय से एक योजना शुरू की। इसे मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के रूप में जाना जाता है। नई सड़कों में संबंधित खिलाड़ियों के नाम पर साथ उच्च गुणवत्ता वाले साइनेज होंगे, यानी साइंस जो है वो लगाए जाएंगे। जैसे आप देखते नहीं अलग अलग तरह के साइन लगते हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह लगते हैं, तो उसी तरह के साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे और इंडिकेट किया जाएगा कि किस लिए लगाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लेकर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। जीडीपी फॉल डाउन। क्या है जीडीपी फॉल डाउन और क्यों इतनी जो है -23.9% की जो है जीडीपी की गिरावट देखने को मिली है, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, जीडीपी का सबसे पहले तो जीडीपी का फुल फॉर्म बता देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अप्रैल से जून तिमाही में देखिए क्वार्टरली एक तरह से ये इंडिकेट की जाती है। अभी 23.9% यानी -23.9% गिरी है अप्रैल से जून तिमाही में। ठीक है, और एक साल ये जीडीपी किस तरह से देखा जाता है, तो एक साल में पैदा किए गए सामान और दी गई सेवाओं की कीमत ही जीडीपी कहलाती है। आप फिर से एक बार गौर करिएगा कि जो भी कंट्री की जीडीपी कैसे देखी जाती है कि एक साल में कितनी चीज़ों को पैदा किया गया, पैदा किए गए सामान यानी कितनी चीज़ों को बनाया गया और कितने चीज़ों की सेवाएं दी गई। बनाया गया इन द सेंस कि फसल कितना उगाई गई और क्या क्या चीज़ों की जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की गई ये, और सेवाएं किस तरह की दी जाती हैं, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, मैकेनिक हो गया, और भी कई चीज़ें हो गई जो लोग सेवाएं देते हैं। टीचर क्या है, पढ़ाता है, सेवाएं दे रहा है ना। डॉक्टर क्या इलाज करता है, सेवाएं दे रहा है। तो ये दी गई सेवाएं इनको भी ऐड किया जाता है। और जो बनाया गया सामान, जैसे सॉसेस बन रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सॉसेस बन रहे हैं और फसलें हो रही हैं और भी तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं यही जीडीपी का जो है ग्रोथ और सारी चीज़ों को देखती हैं, मतलब इसी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और चीज़ों जीडीपी का कैसे सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई जो है वही जीडीपी को जो है वो अच्छे तरीके से देख सकता है। मतलब इन्हीं के ऊपर जो है वो जीडीपी टिका होता है कि जैसे मांग होगी और जिस तरह से उसकी आपूर्ति होगी, इसी तरह एक जीडीपी एक देश का जो है वो ग्रो करता है। डिमांड की बढ़त किसी भी देश की जीडीपी के लिए अच्छा है। यानी अगर डिमांड बढ़ती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है कि हाँ हमको एक सपोज करिए कि मैं एक पेन उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये पेन जो मेरे को 10 पीस चाहिए, इसी तरह से बहुत सारे लोग 10 पीस पेन का या अलग अलग पेन का जो है वो मांगते हैं। तो इस कीमत मतलब इस शर्त पे जो पेन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पे अगर मैं एक जगह बैठा हूँ, उस जगह पे 10 पेन है, मेरे को 10 के 10 चाहिए और अगला पर्सन फिर से आ रहा है, वो बोला है मेरे को भी 10 पेन चाहिए, तो उस कीमत पे वो 10 पेन मेरे को दिए जाएंगे। लेकिन उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो अगली बार सेलर जो है वो 50 पेन या 30 पेन 20 पेन अगला मतलब लेके आएगा। तो इस तरह से डिमांड जो है वो होती है। अगर डिमांड किसी भी देश की बढ़ती है तो जीडीपी के लिए अच्छा है। भारत में डिमांड और सप्लाई दोनों में कमी है, ज़्यादातर डिमांड में कमी देखी गई, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा नहीं है ना, पैसा तो है नहीं,
जब पैसा नहीं है तो वो चीज़ें खरीद नहीं रहा, डिमांड नहीं बढ़ी तो जाहिर सी बात है जीडीपी तो डाउन हो गई, है ना। इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, -47% इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। जाहिर सी बात है जब चीज़ों की डिमांड और सप्लाई जो है वो कम होगी तो कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा इन्वेस्टमेंट करना। सपोज दैट आप अपने आप को लेकर सोचिए कि आप किसी भी दुकान में गए, है ना, आपने देखा दुकान की ग्रो बहुत अच्छी हो रही, तो आपने दुकान के पर्सन से बात की कि भाई हम भी आपकी दुकान में काम करना चाहते हैं, मतलब हम लोग साथ में। मैं आपको एक दुकान का एग्जांपल दे रहा हूँ या कंपनी के ऊपर आप सोच कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा कोई पर्सन 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है, ठीक है, उसके पास पैसे कम है लेकिन उसकी चीज़ बहुत अच्छी बिक रही है, तो आपने क्या किया, उससे बात की कि हाँ भाई पैसे हमसे ले लो, है ना, आप काम करो और जो भी शेयर होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उससे आधा आधा कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, कि आपने उसके धंधे पे इन्वेस्ट किया। अभी आप देखो इंडिया में कोई चीज़ जो है वो सारी चीज़ें तो ठप पड़ी हैं। अब जब ठप पड़ी हैं तो कोई काम इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा भी तो लॉस होगा। जाहिर सी बात है हमारा भी तो लॉस होगा क्योंकि चीज़ें चल ही नहीं रही, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने अभी थोड़ा सही कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, डिमांड और सप्लाई डाउन पड़ी है, तो जीडीपी का ऊपर जो है वो नीचे जाना लाजमी है। लेकिन इसको लेके बहुत अच्छे इनिशिएटिव किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे से विचार किए जा सकते हैं और अच्छे अच्छे जो है वो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं जिससे ग्रोथ को फिर से ऊपर ले जाया जा सके। मतलब अभी तो माइनस में चल रहा है, -23.9, इसको -21, 20, फिर 18, फिर 19, मतलब माइनस से पहले इसको प्लस में करना पड़ेगा, फिर प्लस से फिर 0 से 1, 2, 3, 4 लेके जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और सरकार बहुत अच्छी अच्छी कोशिश कर सकती है अगर करना चाहे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, पहले तो नेक्स्ट न्यूज़ में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ। ये आप चार्ट देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर की जो तिमाही थी, मैंने आपको जैसे बताया क्वार्टरली, उसकी और इस साल की तिमाही को दोनों को दिखाया गया। देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्टिंग यानी फिशिंग, देखिए मैंने आपको फर्टिलाइज़र दिखाया था, तो लास्ट अप्रैल और जून 2019 और 2020 में 3% की जो है प्रॉफिट हुआ था और 3.4% का इस बार प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये केवल ऐसी एक अकेली इंडस्ट्री है, ऐसा हमारा सेक्टर है जो प्रॉफिट में है हमारा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ प्रॉफिट में है, बाकी सब लॉस में है। मैन्युफैक्चरिंग के क्या हाल थे 19 और 20 में? 3% थी और अभी -39.3% है, अभी बहुत ज़्यादा गिरी है। कंस्ट्रक्शन में क्या था? 5.2% की इंक्रीजमेंट थी और इस बार -50.3% की जो है वो डाउन इसको देखना पड़ रहा है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस एंड और रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 3.5% थी और -47% इस बार डाउन हुआ है। भाई जाहिर सी बात है कोई होटल जाएगा ही नहीं, कोविड चल रहा है, घर से ही काम हो रहा है सारा, तो लॉस हो गई, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं कर रहा है कोई। चलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में 7.7% का लाभ हुआ था लास्ट 2019 और 2020 में, लेकिन इस बार -10.3% का जो है डाउन रेट देखने को मिला है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए, इसमें 4.8% का प्रॉफिट था और इस बार -22.8% का लॉस जो है वो देखने को मिला है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी हमारा 5.2% इंक्रीज था 2019 और 2020 में, ये प्लस में था और अभी -23.9% जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो गया है। तो ये जो चार्ट था आपको समझाने में हेल्प कर रहा था मेरी, आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल एप्लीकेशन बैन करी। मैंने आपको इसके लिए पहले भी जो भी चीज़ें आ रही थी लगातार, पहले 59 ऐप्स बंद की गई जिसमें टिकटॉक वगैरह था, फिर उसके बाद और कुछ ऐप्स बंद की गई और अभी ये बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि पबजी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी इसकी, पबजी जो है वो बंद कर दिया गया है। तो आपके वैसे ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन एज अ करेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए और ये आपको पता होगा कि किस तरह से जो ये चीज़ें जो है वो बंद की गई, क्यों बंद की गई, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे। और मैं आपको बता दूं टेंसेंट कंपनी जो पबजी का एक तरह से ओनर था, तो इस टेंसेंट कंपनी को एक दिन के अंदर $14 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना जो है वो पैसा बाहर जा रहा था देश से और जो है इसके साथ साथ सिक्योरिटी रीजंस तो थे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जापान ने कोरोना संकट में लड़ने के लिए भारत को कोरोना संकट से लड़ने के लिए 50 बिलियन येन यानी 3,500 करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सहायता प्रदान की है। समझ सकते हो आप, ठीक है।
कि जापान ने आपातकाल ऋण यानी इमरजेंसी लोन के लिए 3,500 करोड़ रुपए भारत को दिए हैं, जिसका जो है वो क्या करेगा 0.01% के हिसाब से इसका जो है वो वापसी इंटरेस्ट रेट पर ऋण जो है इसने दिया है, और 15 साल में इस ऋण को लौटाना है भारत को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि अनुदान और ऋण और भी कई चीज़ें अलग अलग होता है कि और कोई अनुदान करता है तो वो फ्री ऑफ, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई कुछ नहीं देना है, लेकिन अगर कोई ऋण देता है तो ऋण में आपको वापस करना होता है, ठीक है। और इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का कार्यान्वयन भी शामिल होगा, मतलब इसके अंदर किस किस चीज़ों को जो ऋण दिया गया है, किन किन चीज़ों के ऊपर कार्य किया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बताया गया है। मैकेंजी स्कॉट को ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने दुनिया का सबसे अमीर महिला नामित किया है। मैं आपको लास्ट वीडियो की बात बता दूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स में कौन सबसे ज़्यादा अमीर आए हैं भारत में, तो वो मुकेश अंबानी जी थे। और मैकेंजी स्कॉट कौन है आपको पता होगा, अमेज़ॉन कंपनी की ये मालकिन थी, जेफ बेजोस की वाइफ थी। इनको जेफ बेजोस ने जो है वो तलाक दिया था, डाइवोर्स हुआ था इनके बीच, और तलाक में इनको जो है वो जेफ बेजोस ने बहुत ज़्यादा आधी, मतलब जो भी अपनी आधी रकम थी उनको दी थी। और जेफ बेजोस की वाइफ हैं ये, और इनको इनकी जो ग्रोथ है, मतलब जो इनकी पैसे 66.4 बिलियन डॉलर है, इतनी इनकी संपत्ति है, जिनके दम पे इन्होंने जो है वो वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला का होने का खिताब जो है ब्लूमबर्ग इंडेक्स में अपने नाम को सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। चलिए, भारत और रूस संयुक्त रूप से अंडमान सागर में जल सेना अभ्यास इंदिरा 2020 करेंगे। इंदिरा 2020 क्या है, तो ये नौसेना अभ्यास है। इस तरह के बहुत सारे अभ्यास हो चुके हैं, मैंने आपको बताया। पासेक्स अभ्यास किस देश के बीच में लड़ा गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, विश्व की सबसे बड़ा सौर वृक्ष पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शहर में स्थापित किया गया। आप देख सकते हो ये सौर वृक्ष के रूप में है ना। इससे आपको पता होगा कि भारत जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहा है, उसका बहुत अच्छा मिशन भी है। तो इसी के मिशन के दौरान ये दुर्गापुर में स्थापित किया गया है, एक सोलर ट्री है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि CSIR और CMERI ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अपनी आवासीय कॉलोनी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया। सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता 11.5 किलो वाट पावर जो है वो सप्लाई जो है वो करेगा, इससे अधिक। सोलर ट्री की प्रत्येक सोलर PV पैनल के अधिकतम प्रदर्शन को सुनिश्चित करने एक तरह से डिज़ाइन और विकसित किया गया है, ताकि कम से कम छाया क्षेत्र को निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उत्कर्ष ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या है ये चीज़ें, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उत्कर्ष ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। और इसके बारे में चीज़ें, मतलब इन्होंने जो ऊर्जा है और सोलर, आप एक तरह से मान सकते हो सोलर एनर्जी हो गई और तरह की एनर्जी हो गई, तो इसको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है इस हवाई अड्डे के अंदर, तो इसलिए इनको जो है अवार्ड मिला है। GMR ने नेतृत्व वाले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी यूनिट ने एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिए हैं, मतलब जीते हैं ये। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC द्वारा किया गया है। पिछले 3 वर्षों में ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रति अपने सतत और टिकाऊ दृष्टिकोण के कारण अपने संचालन में लगभग 4.5 MI की एक बड़ी ऊर्जा बचत हासिल की है। तो इन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इनको जो है वो अवार्ड दिए गए। कोरोना संकट के कारण संसद ने मानसून सत्र में क्वेश्चन आवर को स्थगित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा और बहुत जो है वो आपको एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, इस संसद का जो मानसून सत्र होता है, उसमें जब संसद की जो है लोकसभा वो जो है वो असेंबली होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर होते हैं। जो विपक्ष होता है वो सरकार की नीतियों और सरकार की योजनाओं पे सवाल उठाता है, उनसे क्वेश्चन करता है कि आपकी नीतियाँ क्या थी, आपने इस साल के अंदर क्या किया, किस किस चीज़ों में इम्प्लीमेंट किया और किस चीज़ों की क्या क्या चीज़ें स्थिति हैं। इसके लिए पहले से ही विपक्ष कुछ क्वेश्चन बना के मंत्रालयों को भेजता है, और इसमें मंत्रालय मतलब जो भी मानसून सत्र होता है उसमें जैसे 4 दिन वित्त मंत्रालय को दिए गए, 4 दिन रेलवे मंत्रालय को, 2 दिन रेलवे मंत्रालय को, या 2 दिन वित्त मंत्रालय को, 2 दिन डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि क्या क्या इनिशिएटिव इन्होंने लोग लिए और इससे देश के लिए क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, किस तरह से GDP को सही किया जा सकता है। ये अभी अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो सरकार से पूछे जाते हैं, और ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो फिर
वो अपनी मनमानी करेगी। मतलब एक तरह से लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके पैसे का, वो टैक्स पेयर है, उनके पैसे का हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आवर था और इसको इस बार कोरोना संकट का नाम देके सरकार ने बंद कर दिया है। मतलब इस बार कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होगा मानसून सत्र में। तो ये बहुत एक मतलब अजीब सी न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। और ये एक मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्वेश्चन आवर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट है इस मानसून सत्र का, इसको लाना ही लाना चाहिए था, लेकिन वो अपना सरकार का अलग मेथड है तो वो अपने हिसाब से डील करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करके इसे अपराध घोषित कर दिया है। मतलब कि आंध्र प्रदेश सरकार में अभी तक ये कि आपने बहुत तरह के ऑनलाइन गेम्स होते थे। किस तरह के ऑनलाइन गेम्स होते कि जैसे पोकर हो गया, रमी हो गया, जंगली रमी हो गया, इस तरह के बहुत सारे कोई गेम्स होते थे, है ना, जिसमें क्या होता था बेट लगाई जाती थी। और बेट लगे जैसे आप सपोज करिए कि ड्रीम 11 को ही लेके चलिए, है ना, बहुत से लोग ड्रीम 11 जानते होंगे, तो ड्रीम 11 को ही लेके चलिए कि ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें अपनी टीम बनानी पड़ती थी और इसको एज आ मतलब सोचा जाता था कि हाँ ये स्कोर इतने रन मारेगा, ये खिलाड़ी इतने रन स्कोर करेगा, या अलग अलग तरह के बैटिंग गेम्स थे। तो इनको जो है वो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इनको जो है बैन कर दिया। अगर इस तरह का कोई भी पर्सन करता पाया गया तो 1 साल की सजा और प्लस फाइन जो है वो उससे वसूला जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम्स में, तो हमारे साथ वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। रेल मंत्रालय ने विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया है। क्या है ये विवेक देबरॉय समिति? देखिए, विवेक देबरॉय समिति, इस तरह की बहुत सारी समितियां होती हैं। मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि जो अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में कैसे क्या चीज़ें होनी है और किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं, तो इनकी जो है वो इनके बारे में जो एनालिसिस करती है और लोग मतलब सरकार को बताती है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती थी और ये सारी चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। मतलब एक तरह से आप थिंक टैंक मान सकते हो इन्हें, कि जैसे सपोज़ करिए कि कोई हमसे सलाह मांगता है तो हम उस चीज़ के अंदर एनालिसिस करेंगे, उस सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद उस पर्सन को बताएंगे कि हाँ ये चीज़ इतनी अच्छी हो सकती है इस चीज़ के लिए, तो आप ये इम्प्लीमेंटेशन करिए जिससे ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो इसके लिए विवेक देबरॉय समिति से सिफारिश, इन्होंने विवेक देबरॉय समिति ने सिफारिश की है कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए और ये सारी चीज़ें रेलवे मंत्रालय ने मान के सरकार ने कर भी दी हैं। क्या होगा भाई इसके अंदर, अब हम वो भी आपको बता देते हैं। चलिए बताना शुरू करते हैं। देखिए, सपोज़ करिए पहले क्या होता था कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते थे। ठीक है, चेयरमैन है तो आपको पता होगा चेयरमैन कौन है। चेयरमैन कौन है भाई? राजीव यादव, यही तो है चेयरमैन। कौन है? अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है। शायद मैं गलत हो जाऊँ, है ना। तो मैं आपको किस लिए बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि चीज़ें हाँ आपके सामने आती रहेंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, तो आप बता दोगे। तो अब आपसे पूछेगा कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा रेलवे का CEO कौन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सिफारिश जो विवेक देबरॉय कमेटी ने की थी उसका हो चुका है, रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन हो चुका है। चेयरमैन के पद को बदलकर CEO कर दिया गया है। चेयरमैन के पद को बदल करके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका नाम बदल के कर दिया गया है। मतलब 1905 से, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1905 से रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन प्लस 7 सदस्य, कितने चेयरपर्सन प्लस 7 सदस्य रेलवे के सभी चीज़ों का निर्धारण करके मिनिस्ट्री को डिटेल्स देते थे। कैसा निर्धारण? मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट था कि किस तरह से रेलवे में कंस्ट्रक्शन होगा। ट्रैफिक का एक अलग डिपार्टमेंट था, किस तरह से ट्रैफिकिंग होगी, मतलब ट्रैफिक किस तरह से चलेगा, रेलवे का आना जाना किस तरह से रूट हो सका। मैकेनिकल का अलग था, मतलब पार्ट्स किस तरह से बनेंगे रेल के, और ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती थी। टिकटिंग की अलग चीज़ें देखी जाती थी। अकाउंट्स और जो HR वगैरह थे ये अलग देखे जाते थे। मतलब अलग अलग लोग थे और इन्हीं अलग अलग लोगों में से जो HOD था हर एक डिपार्टमेंट का, वो लोग थे और उन लोगों से मिलकर 7 लोग बनते थे। यानी जो चेयरपर्सन था वो प्लस 7 लोग काम करते थे रेलवे के ऊपर। लेकिन अब इस चीज़ को, जो कि पुनर्गठन हुआ है, तो इस चीज़ को बदल के 1+4 कर दिया गया। 1+7 की जगह 1+4 कर दिया गया। यानी पहला एक CEO होगा और फिर 4 लोग होंगे
और 4 लोग में ये बदल के दिया गया है। और निजी, आप ये समझ सकते हो कि निजीकरण का एक अगला कदम है, ठीक है। तो ये एक CEO होगा और 4 लोग और होंगे जो कि रेलवे का सारा काम देखेंगे और अच्छी और तेज़ी से काम देखेंगे। इनको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें सुस्ती से हो रही हैं, तो अब तेज़ी से होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कितनी तेज़ी से होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए 4 लोग कौन है, तो पहला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट जो है वो घोषित किया गया है। इसके हेड कौन है, प्रदीप कुमार। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप नोट कर लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट में कौन है हेड, प्रदीप कुमार। ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदीप कुमार। ऑपरेशनल के हेड कौन बनाए गए हैं, PS मिश्रा। PS मिश्रा। बिजनेस डेवलपमेंट एंड फाइनेंस के जो है वो हेड कौन है, तो इसके अंदर कौन रखा गया है, मंजुला रंगराजन। मंजुला रंगराजन ये हेड हैं, ये लेडीज़ हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद रिपलिंग स्टॉक, इसके हेड कौन है, PC शर्मा। ये 4 जो है वो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और एक जो होगा CEO होगा। ये 5 लोग मिलकर रेलवे को अब चलाएंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहले 7 सदस्य रेलवे के थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते थे, जो कि अब ख़त्म कर दिए गए पूरी तरह से। और अब केवल 5 लोग मिलके, यानी एक CEO और 4 डिपार्टमेंट के हेड, यही रेलवे को चलाएंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की 48वीं रैंक रही। कितनी रैंक रही, 48वीं रैंक रही। कौन जारी करता है इस बार, किसने जारी किया है, तो वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ये जो है वो इंडेक्स जारी किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। भारत की 48वीं रैंक है। पहली बार भारत को शीर्ष 50 में देशों में स्थान मिला है, यानी यह 2019 में 92वें नंबर पे था। मतलब भारत जो है वो 2019 में 52वें नंबर में था और 2015 में 81 नंबर पे था। अब 2020 में 48वें नंबर पे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये कितने देशों के ऊपर जारी होती है, मतलब 141 देशों में भारत 48 नंबर पे है। यहीं पे एक बात, भारत अच्छा कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो है वो हमारा देश जो है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। चलिए IAS अधिकारी उषा पाड़ी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी। उषा पाड़ी, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछता है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की डायरेक्टर जनरल कौन हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि उषा पाड़ी पे आप मतलब सही का टिक लगाओगे कि हाँ उषा पाड़ी जी पहली IAS हैं जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IAS अधिकारी उषा पाड़ी जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। मतलब IAS अधिकारी बैठाए गए हैं पहले इस पद पे, लेकिन पहली महिला IAS अधिकारी ये बनी है, ठीक है। तो आपको ये महिला आपको पता होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट से लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय कंपनी अदानी को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा मिला। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी में टॉप पे जो नाम आया है अडानी ग्रुप का आया है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे अडानी ग्रुप जो है वो सबसे ऊपर है। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की जो है पोस्ट पड़ती है, आर्टिकल्स बहुत सारे, न्यूज़पेपर की कटिंग और भी कई तरह की चीज़ें जो है हम अपलोड करते हैं। तो वहाँ आप अगर नहीं जुड़ें तो वहाँ बिल्कुल जल्दी से जाके जुड़ जाइए। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। क्या है भाई ये, देखिए G20 समूह आपको पता होगा कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ जाके देखिए। वहाँ पे हमने अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो सीरीज़ जो है वो बना रखी। हेड कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ पे G20 भी मिल जाएगा। G20 की भी वहाँ पे हमने वीडियो बनाई हुई है। तो G20 की अध्यक्षता हर बार अलग अलग देश करता है। इस बार सऊदी अरब कर रहा था, तो ये जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सऊदी अरब ने कंडक्ट करवाई थी। और इसमें G20 के अंदर कितने देश हैं, तो G20 के अंदर यूरोपियन यूनियन यानी EU और 19 देश हैं। किस चीज़ों पे बात होती है, तो ये बात होती है यहाँ पे देश को लेकर कि मतलब किस तरह के, अब इस बार कोविड के ऊपर बात हुई कि किस तरह से ये देश जो है वो उभर सकते हैं कोविड से, किस तरह से विकास होता है, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर, ये किस में होगी, कहाँ होगी, तो इटली में होगी और 2022 में इंडिया में होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हर बार ये अलग अलग जो है वो कंट्री में ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जो भी इसके मेंबर्स कंट्री हैं, ठीक है। चलिए ये आपको यहाँ पे
थोड़ी चीज़ें दी गई, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन में कश्मीरी, डोगरी व हिंदी आधिकारिक भाषा का अनुशासन की है। ये कौन है, आपको ये शख्सियत पता होनी चाहिए। मनोज सिन्हा जी हैं, ये अभी राज्यपाल बने हैं कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, चलिए इससे पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को संसद के मानसून सत्र में पेश की मंजूरी की है। विधेयक में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाएगा। पूर्व राज्य में केवल अंग्रेजी और उर्दू आधिकारिक भाषा थी, जिसमें 5 अगस्त 2019 को अलग किया गया, जिसमें लद्दाख और अलग केंद्र शासित प्रदेश था। मतलब अभी तक यहाँ पे कश्मीरी जो है वो बोली जाती थी। अभी क्या है मतलब कश्मीरी और डोगरी हिंदी को आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है वो जारी करने की मांग की गई। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट डेज में देख लेते हैं। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह था, नेशनल न्यूट्रिशन वीक था। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे था, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था। और इसी दिन क्या, इसके 2-3 दिन पहले से ही और अब तक ट्विटर पे अलग अलग तरह के कैंपेन चल रहे हैं। आप उस कैंपेन को सपोर्ट करिए, खुल के सपोर्ट करिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भूल चुकी है जो मतलब बच्चे हैं उनके बारे में, और उनके एग्ज़ाम्स किस तरह से कंडक्ट करा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो गवर्नमेंट है भूल चुकी है, तो उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखते रहिए हमारे चैनल। मैं जल्दी से कुछ अच्छा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपके सामने कुछ जल्दी अच्छा सा लाऊं, अच्छी सी वीडियो लाऊं जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी पोर्ट्स और आपके एग्जाम्स रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। इस कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।